हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हर घर पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लाइनेक्स में फाइल सिस्टम, माउंट पॉइंट और शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द फाइल्स ऑन लाइनेक्स are arranged in a tree-based hierarchy with / denoting the root directory of the file system. लाइनेक्स में फाइल्स की व्यवस्था पेड़ के अनुक्रम के हिसाब से की जाती है, जिसमें / रूट डायरेक्टरी को दर्शाता है। एवरीथिंग इन लाइनेक्स इज अ फाइल। लाइनेक्स के अंदर कोई भी कुछ भी है वो एक फाइल में ही होता है। ये कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है या कोई विशेष किसी डिवाइस की फाइल भी हो सकती है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स कैन हैव मल्टीपल पार्टीशंस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम फॉर्मेट्स। अलग अलग प्रकार के जो फाइल सिस्टम प्रारूप हैं उनके लिए अलग अलग हार्ड डिस्क ड्राइव्स के हिस्से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ext, ext2, ext3, ext4। तो इस तरह से हर एक फाइल सिस्टम फॉर्मेट के लिए हमने अलग अलग पार्टीशन बना दी, अलग अलग बंटवारा कर दिया किसका, हार्ड डिस्क का। These files can exist on different hard disk drives, external drives and media। ये जितनी भी फाइल्स हैं ये किसी भी अलग अलग तरह के हार्ड डिस्क ड्राइव पे भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल ड्राइव पे भी हो सकती हैं या किसी मीडिया पे भी हो सकती हैं। दिस इज द फाइल हायरार्की ऑफ लाइनेक्स। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे रूट जो है सबसे टॉप पे है, जो / से उसको हम दर्शा रहे हैं। उसके नीचे जो है कुछ डायरेक्टरीज आप देख रहे हैं, इनके आगे भी कुछ सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं। हर एक जो डायरेक्टरी है उसका अपना एक रोल है। हर एक डायरेक्टरी अपने उसके अंदर अलग अलग तरह की फाइल्स और फोल्डर, सब फोल्डर्स हो सकते हैं। फोल्डर और डायरेक्टरी वो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टरीज होती हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फोल्डर्स होते हैं, तो दोनों का काम एक ही है। तो उसके अंदर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। सब डायरेक्टरीज के अंदर फर्दर आगे और भी सब डायरेक्टरीज हो सकते हैं या फाइल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल सिस्टम के अंदर बेसिक फाइल परमिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमिशन ग्रुप्स के बारे में। कोई भी फाइल है उसको हम परमिशंस असाइन कर सकते हैं, तो परमिशन ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। ईच फाइल एंड डायरेक्टरी हैज 3 यूजर बेस्ड परमिशन ग्रुप्स। तो कोई भी फाइल और जो भी हमारी डायरेक्टरी है उनको हम परमिशंस जो हैं वो सौंपते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ऑनर। द ऑनर परमिशंस अप्लाई ओनली टू द ऑनर ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। ऑनर परमिशन उन्हीं यूजर्स को मिलती है जिन्होंने उस फाइल या उस फोल्डर को बनाया होता है। दे विल नॉट इम्पैक्ट द एक्शंस ऑफ अदर यूजर्स। उनके ऊपर दूसरे कोई भी यूजर है उनकी किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Group. The group permission apply only to the group that has been assigned to a file or folder. They will not affect actions of other users. Group permissions उन्हीं ग्रुप्स के लिए अप्लाई होती है जिनको हमने किसी फाइल और फोल्डर को सौंपा होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई फाइल हमने बनाई है या कोई फोल्डर बनाया है, उसको हमने एक ग्रुप असाइन कर दिया, ग्रुप 1। उस ग्रुप में 4 यूजर्स हैं, तो उन 4 यूजर्स को जो भी हमने परमिशंस दी हैं वो
वो चारों यूज़र उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इन केस मैं उस ग्रुप में एक और यूज़र डाल देता हूँ तो वो यूज़र भी उन फाइल्स को एक्सेस करेगा जिन फाइल्स को हमने वो ग्रुप असाइन किया होगा। ठीक है। और जो भी और यूज़र्स हैं वो कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उन फाइल्स पे उन यूज़र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। All users, the all user permissions apply to the all users on the system. All users में आपके वो यूजर्स आते हैं जो ना ही उन्होंने कोई फाइल बनाई है या कोई फोल्डर बनाया है और ना ही वो किसी ग्रुप में है, तो वो ऑल यूजर्स में आते हैं। और इस परमिशन ग्रुप को हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट है परमिशन टाइप्स। हर एक फाइल और फोल्डर के लिए अलग अलग तरह की परमिशन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है रीड। रीड परमिशंस रेफर्स टू द यूजर्स कैपेबिलिटी टू रीड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। ठीक है। अगर रीड परमिशन हम तब देते हैं अगर हम चाहते हैं कि कोई यूजर है वो उस फाइल के कंटेंट को रीड कर सके। नेक्स्ट राइट। राइट परमिशंस हम तब देते हैं अगर हम चाहते हैं कि कोई यूज़र उसको राइट उसमें कुछ लिख भी सकता है या उसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है। एग्जीक्यूट परमिशन अफेक्ट्स अ यूजर्स कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ फाइल और व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल। एग्जीक्यूट परमिशन हम तब देते हैं अगर हम चाहते हैं कि यूज़र उस फाइल को रन भी कर सकता है और उसके अंदर कंटेंट को देख भी सकता है। नेक्स्ट है व्यूइंग द परमिशंस। कोई भी परमिशन हमने यूज़र किसी फाइल और फोल्डर को दी है तो उसको हम चेक भी कर सकते हैं। उसको हम जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसका जो फाइल मैनेजर है वहाँ से हम चेक कर सकते हैं, या हम जो भी ls-l ये कमांड हम रन करेंगे तो जो भी उसकी आउटपुट है उसकी हम समीक्षा कर सकते हैं, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। और इसको हम जो भी हमारा टर्मिनल है वहाँ पे रन करते हैं, या जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उसकी फाइल और फोल्डर्स को भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको परमिशंस का पता लग जाएगा। द परमिशंस इन द कमांड लाइन इज डिस्प्लेड एज, किस तरह से आपको दिखेगी कमांड लाइन में, _ rwx 1 ऑनर कॉलन ग्रुप। फर्स्ट जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है यूजर राइट्स और परमिशंस को। तो फर्स्ट करैक्टर जो है अंडरस्कोर हमने यूज किया है, ये एक विशेष अनुमति निशान को दर्शाता है जो चेंज हो सकता है, वो प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 कैरेक्टर्स rwx इज फॉर ऑनर, ये वाले ऑनर परमिशंस के लिए हैं, उसके आगे वाले ग्रुप परमिशंस के लिए हैं और उसके आगे ऑल यूजर परमिशंस के लिए हैं। जो नेक्स्ट आपको डिजिट दिख रहा है इसके बाद ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने 1 लिखा है, ये कोई भी नंबर हो सकता है जो बताता है कि कितने हार्ड लिंक्स जो है इस फाइल के साथ लिंक्ड है। द लास्ट पीस इज द ऑनर एंड ग्रुप असाइनमेंट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑनर कॉलन ग्रुप के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडिफाइंग दी परमिशंस। हम परमिशंस जो भी हमने असाइन किया उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे हम चेंज करेंगे, उसके लिए हम चेंज मोड कमांड का यूज करेंगे, chmod कमांड का हम यूज करेंगे। एक्सप्लिसिटली डिफाइनिंग परमिशंस, तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए हमें रेफर करना पड़ता है परमिशन ग्रुप को और परमिशन टाइप्स को। तो जो परमिशन ग्रुप्स हम यूज़ करते हैं, अगर हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है परमिशंस को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं U यूज़ करते हैं हम ऑनर के लिए, G यूज़ करते हैं ग्रुप के लिए, O और A यूज़ करते हैं हम ऑल यूजर्स के लिए। The potential assignment operators are plus and minus. These are used to tell the system whether to add or remove
स्पेसिफिक परमिशंस। हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस और माइनस। ये हम सिस्टम को बताते हैं कि हमने कौन सी परमिशंस जो है उसको ऐड करना है, कौन सी परमिशंस को हमने हटाना है। नेक्स्ट है परमिशन टाइप्स दैट आर यूज्ड आर R for read, W for write, X for execute। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हमने देखा है कि एक फाइल हम मान रहे हैं कि हमारे पास फाइल है, फाइल 1, जिसके ऊपर हमने परमिशंस इसको दी हुई है _RW_RW_RW। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑनर, ग्रुप और जो ऑल यूजर्स हैं उसको परमिशंस हैं रीड और राइट की। अब हम चाहते हैं कि वो परमिशंस हमने रिमूव करनी है किसके लिए? ऑल यूजर्स ग्रुप के लिए। तो ऑल यूजर्स के लिए हम A यूज़ करते हैं, ठीक है, परमिशन ग्रुप A यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम मॉडिफिकेशन के लिए? हम कमांड लिखेंगे chmod a-rw file1। अब इसका मतलब क्या है कि फाइल 1 में से हमने ऑल यूजर्स के लिए रीड राइट की परमिशंस को रिमूव कर दिया क्योंकि हमने माइनस का साइन यूज किया। नेक्स्ट है, अगर हमें परमिशंस को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? माइनस की जगह प्लस का साइन लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि फाइल 1 पे हमने ऑल यूजर्स के लिए रीड और राइट की परमिशंस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे परमिशंस को ग्रांट करने के लिए हमें जस्ट माइनस के साइन को प्लस के साइन से रिप्लेस करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। उससे क्या हुआ कि ऐड, उसकी जो परमिशंस हैं रीड राइट की वो ऐड हो गई। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ फाइल सिस्टम इन लाइनक्स। लाइनक्स के अंदर आप अपना फाइल सिस्टम भी बना सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो और वीडियो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उनको अलग रखना चाहते हैं, उसके लिए बना सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि कोई बैकअप फाइल्स हैं उनको आपने अलग रखना है, उसके लिए आप बना सकते हैं। टू क्रिएट अ फाइल सिस्टम यू नीड टू क्रिएट अ पार्टीशन एंड फॉर्मेट इट। आप फाइल सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करने का पड़ेगा? अलग से एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा हार्ड डिस्क ड्राइव में और उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है माउंट पॉइंट। माउंट इज टू एक्सेस अ फाइल सिस्टम इन लाइनक्स। हमने फाइल सिस्टम को अगर यूज करना है लाइनक्स में तो हम माउंट का यूज करते हैं। यू कैन माउंट अ फाइल सिस्टम ऑन एनी डायरेक्टरी एंड एक्सेस कंटेंट बाय एंटरिंग टू दैट डायरेक्टरी। आप फाइल सिस्टम को माउंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर और उस डायरेक्टरी के कंटेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना पड़ेगा, उससे आप उसके जो भी कंटेंट है उसको आप यूज कर सकते हैं। इन लाइनक्स टर्म दिस डायरेक्टरीज आर कॉल्ड माउंट पॉइंट। और लाइनक्स टर्म में इन डायरेक्टरीज को हम कहते हैं माउंट पॉइंट्स। Linux mount command is used to mount USBs, DVDs, SD cards and other type of storage devices on computer running the Linux operating system। जिन कंप्यूटर्स पे हम Linux ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम Linux mount कमांड की सहायता से USB ड्राइव्स जो हैं उनको माउंट कर सकते हैं, DVDs को माउंट कर सकते हैं, SD कार्ड्स को माउंट कर सकते हैं या कोई और भी अदर स्टोरेज डिवाइस है उनको माउंट कर सकते हैं ताकि हम उनके अंदर जो भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। लाइनक्स यूजेस अ डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर। लाइनक्स जो है वो एक जो भी डायरेक्टरीज हैं उसका एक पेड़ का एक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है, उसको यूज करता है। Unless the storage device is mounted to the tree structure, the user cannot open any of the file on the computer। जब तक हम स्टोरेज डिवाइस को माउंट नहीं करेंगे ट्री स्ट्रक्चर के साथ, तब तक आप कोई भी यूजर है वो कंप्यूटर में जो भी फाइल है उनको ओपन नहीं कर सकता है।
अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम माउंट करते हैं और अनमाउंट करते हैं, अनमाउंट कमांड्स को यूज करते हैं लाइनक्स के अंदर। ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया डिवाइस माउंटेड इन सब डायरेक्टरीज ऑफ द /mnt डायरेक्टरी, बट they can be mounted by default in any other directory created by user। एक्सटर्नल जो भी स्टोरेज मीडिया हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, उनको हम माउंट करते हैं /mnt डायरेक्टरी के साथ। ठीक है। पर जो भी यूज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको किसी और डायरेक्टरी के साथ भी माउंट कर सकता है जो भी उस यूजर ने बनाई होंगी। इन द एग्जाम्पल अ CD has been inserted into the computer CD drive। To see the files on the CD, open a terminal window in Linux and enter। बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई CD जो है हमने CD ड्राइव में डाल दी कंप्यूटर के, तो हमने वो फाइल्स को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल विंडो ओपन करेंगे लाइनक्स में और क्या एंटर करेंगे, हम कमांड एंटर करेंगे माउंट /dev/cd-rom/mnt/cd-rom। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कमांड क्या करेगी, जो हमारा डिवाइस है dev/cd-rom, ये क्या हो गया, cd-rom ड्राइव है, उसको क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा किस डायरेक्टरी के साथ, mnt cd-rom डायरेक्टरी के साथ। सो वो इसलिए करेगा ताकि उसके अंदर जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम माउंट पॉइंट कहते हैं। इट मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट व्हेन द कमांड इज एग्जीक्यूट। ये माउंट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, अगर आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। द माउंट पॉइंट बिकम्स द रूट डायरेक्टरी ऑफ द डिवाइसेस फाइल सिस्टम। जो भी डिवाइस हमने माउंट किया है, तो जो माउंट पॉइंट है वो उसका रूट डायरेक्टरी बन जाता है। ठीक है, उस डिवाइस का जो फाइल सिस्टम है उसका वो रूट डायरेक्टरी बन जाता है। टू अनमाउंट द सेम CD-ROM ड्राइव एंटर दिस कमांड। हम क्या करेंगे, अनमाउंट /mnt/cd-rom। आफ्टर the unmount command is executed, the file or directory on the CD-ROM are no longer accessible from the directory tree of the Linux system। एक बार हमने unmount command को यूज कर लिया तो हम उन फाइल्स और फोल्डर को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है शेल स्क्रिप्टिंग। अगर कोई भी आप मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली शेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग Ubuntu, Linux Mint or any other Linux distribution, you are interacting to shell every time you use a terminal window। हम कोई भी Linux का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जब भी हम टर्मिनल विंडो को ओपन करेंगे तो हम हर बार जो है शेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट का मतलब है कि कोई भी हम कमांड इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं, जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे पास वो आउटपुट भी आती है, तो उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं, इंटरेक्टिंग विद शेल। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द शेल स्क्रिप्टिंग वी हैव टू गेट फैमिलियर विद फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज। अगर हमने शेल स्क्रिप्टिंग को अच्छे से समझना है तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट है कर्नल, सेकंड है शेल। तो अब कर्नल के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज द कोर ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। कर्नल एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, ये इसका कोर है, मूल है, जो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज शेल।
Shell is a special program which provides an interface to user ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। शेल एक विशेष यूजर प्रोग्राम है जो एक हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है और उसकी सहायता से हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज देता है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। शेल accepts human readable commands from user and convert them into something which kernel can understand. It is a command language interpreter that executes command from input devices such as keyboards or from files. शेल उन सभी कमांड्स को एक्सेप्ट करता है जो हम पढ़ सकते हैं, जो यूज़र पढ़ सकता है, और उनको कन्वर्ट कर देता है उस तरह से उस लैंग्वेज में जिसको कर्नल अंडरस्टैंड कर सकता है। ये एक कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। शेल कमांड्स की व्याख्या करता है और उन कमांड्स को चलाता है। उन कमांड्स को वो इनपुट डिवाइसेस से भी ले सकता है या किसी फाइल से भी ले सकता है। किसी फाइल में अगर हमने बहुत सारी कमांड्स लिखी हैं तो वहाँ से भी उन कमांड्स को यूज़ कर सकता है। जैसे ही हम टर्मिनल विंडो स्टार्ट करते हैं शेल भी स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली शेल आर इंटरेक्टिव, दैट मीन्स दे एक्सेप्ट कमांड एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड एग्जीक्यूट। शेल इंटरेक्टिव है क्योंकि वो क्या करते हैं, कमांड एक्सेप्ट करते हैं यूजर से एज ए इनपुट और उनको चलाते हैं। हाउएवर समटाइम वी वांट टू एग्जीक्यूट बंच ऑफ कमांड्स रूटीनली। हालांकि कभी ऐसे होता है कि हमें बहुत सारी कमांड्स जो हैं वो चलानी होती हैं नियमित रूप से, ठीक है। तो सो वी हैव टाइप इन ऑल कमांड्स ईच टाइम इन टर्मिनल। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो सारी कमांड्स हर बार जो है टर्मिनल विंडो के अंदर टाइप करनी पड़ती है। एज शेल कैन ऑल्सो टेक कमांड्स एज इनपुट फ्रॉम फाइल, वी कैन राइट दिस कमांड्स इन अ फाइल एंड एग्जीक्यूट दैम इन अ शेल टू अवॉइड दिस रेपिटेटिव वर्क। जैसे कि आपको पता है शेल जो है वो फाइल से भी इनपुट लेता है, इनपुट कमांड्स लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स के अंदर अपनी कमांड्स को लिख सकते हैं और वहाँ से उनको शेल के अंदर चला सकते हैं, ताकि जो हमारा ये बार बार दोहराने वाला जो काम है, ठीक है, बार बार टाइप करने वाला काम है, अगर हमने रूटीन्स में कमांड्स को चलाना है तो वो हमारा काम बच जाएगा। हम उसी फाइल में वो सारी कमांड्स लिख लेंगे और उसी फाइल की सहायता से हम उसको सभी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन फाइल्स को हम क्या कहते हैं, शेल स्क्रिप्ट्स कहते हैं और शेल प्रोग्राम्स कहते हैं। शेल स्क्रिप्ट्स आर सिमिलर टू बैच फाइल्स इन MS-DOS। MS-DOS में बैच फाइल्स होती हैं, ये भी सेम शेल स्क्रिप्ट्स की तरह ही काम करती हैं। ईच शेल स्क्रिप्ट शेप्ड विद .sh फाइल एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल myscript.sh, जिस फाइल की एक्सटेंशन .sh है इसका मतलब वो क्या है, शेल स्क्रिप्ट है। शेल स्क्रिप्ट हैव सिंटैक्स जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शेल स्क्रिप्ट का सिंटैक्स वैसा ही होता है जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस विद एनी programming language like Python, C, C++, etc., it would be very easy to get started with it. अगर आपको पहले से किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अनुभव है जैसे कि पाइथन, C, C++ इत्यादि, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इसके साथ काम करना। शेल स्क्रिप्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे शेल कीवर्ड्स, इसमें आप इफ़, एल्स, ब्रेक इत्यादि आ जाते हैं। फिर शेल कमांड्स में आपके पास है cd, ls, echo, pwd, touch इत्यादि। शेल स्क्रिप्ट में आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल फ्लो यूज़ कर सकते हैं जैसे इफ़, देन, एल्स, केस एंड शेल लूप्स इत्यादि। यहाँ से हम शेल
कर्नल और शेल के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम अगर इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ देखें तो सबसे पहले यूज़र जो है वो टर्मिनल विंडो के थ्रू शेल के साथ इंटरेक्ट करता है। शेल जो है कर्नल के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के थ्रू हमारे जो भी हार्डवेयर है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। वाई डू वी नीड शेल स्क्रिप्ट्स, हमें क्यों ज़रूरत है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट है, अगर हमने रेपिटेटिव वर्क जो है उसको उससे बचना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम एडमिन्स यूज़ शेल स्क्रिप्ट फॉर रूटीन बैकअप्स, जो नियमित रूप से जो बैकअप हम लेते हैं उसके लिए सिस्टम एडमिन इसका यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम के मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर नई फंक्शनलिटी हमने शेल में ऐड करनी है तो हम उसके लिए भी शेल स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ शेल स्क्रिप्ट्स। The command and syntax are exactly the same as those directly entered in the command line, so programmer do not need to switch to entirely different syntax. Commands और जो syntax होते हैं जो हम shell scripts में लिखते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कमांड्स हम कमांड लाइन में लिखते हैं, इसलिए प्रोग्रामर्स को बिल्कुल अलग तरह का सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शेल स्क्रिप्ट्स को हम जल्दी से लिख सकते हैं। शेल स्क्रिप्ट्स जल्दी स्टार्ट होती हैं। इंटरेक्टिव डिबगिंग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम शेल स्क्रिप्ट में दिखती है, कोई एरर आता है, तो आप उसको साथ के साथ रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ शेल स्क्रिप्ट्स। prone to costly errors, a single mistake can change the command which is might be harmful. छोटी सी मिस्टेक आपकी कमांड को चेंज कर सकती है और वो काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड, शेल स्क्रिप्ट्स की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो काफ़ी स्लो रहती है और धीरे से एग्जीक्यूट होती है। डिज़ाइन फ्लॉज विद इन द लैंग्वेज सिंटैक्स और इम्प्लीमेंटेशन, जो लैंग्वेज के सिंटैक्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ डिज़ाइन के खामियां हैं। नॉट वेल सुइटेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, शेल स्क्रिप्ट्स जो हैं बहुत बड़े और जटिल काम के लिए अच्छी नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।